निर्मित भवन के लोकार्पण के अवसर पर आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही सम्माननीय आदर के योग्य इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो ये पीढ़ी खड़ी हुई है, इस काम को शुरू से अंजाम देने वाले हमारे सम्माननीय इस प्रदेश के सहकारिता, आवास, नगर नियोजन, इस तरह से 6 विभाग आपके पास हैं। आज प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी इस लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित रहे। मैं तहे दिल से अपने पूरे बोर्ड की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से, स्टाफ की तरफ से और धर्मशाला वासियों की तरफ से आपका यहाँ धर्मशाला आगमन पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महोदय, आज से 2 साल पहले तक हमारा ये जो भवन था वो किराए के भवन में हमारा ये छोटा सा जो इंस्टीट्यूशन था चलता था, लेकिन हमारे से पहले जो हमारी पिछली प्रबंधन समिति थी उस समय में उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ यहाँ पे जमीन ली और उसके साथ साथ इसका कार्य जो था प्रारंभ किया। और जब अगस्त 2019 में मैंने यहाँ पे एज ए चेयरमैन और हमारी कमेटी बनी थी, उस कमेटी के बाद इस काम को पूर्ण रूप दिया गया और उसके साथ ही 1 करोड़ 20 लाख रुपया इसकी लागत से ये भवन बनकर के तैयार हुआ। और आज हमारा ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन जब हम बने थे, हमारी कार्य समिति ने उस समय तय किया था, हमारे प्रबंधन ने, बोर्ड ने, कि हम इसको 2023 तक 500 करोड़ के क्लब में खड़ा करना चाहते हैं। और हम सब लोगों ने, हमारे स्टाफ में, हमारे प्रबंधन ने मेहनत की है और आज 100 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट जो है वो कांगड़ा कृषि ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा किया गया। उसके साथ साथ हमारी जो एडवांसमेंट है वो भी बहुत ज्यादा बड़ी है। हम किसानों, बागबानों, गरीब आदमी को फायदा देने वाले लोग हैं। हम होटल इंडस्ट्री को, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हम लोन करते हैं। तो हमारा जो एवरेज रहता था मंत्री जी, वो एवरेज हमारी जो लैंडिंग होती थी वो 25 से 30 करोड़ के बीच में हम पर एनम करते थे। लेकिन पिछले साल कोविड के बावजूद इस बैंक ने 32 करोड़ की लैंडिंग की और आज हम सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए पिछले हमने 45 करोड़ का लैंडिंग का टारगेट लिया था और 47 करोड़ की जो लैंडिंग है वो हम इस समय तक कर चुके हैं। 31 मार्च के बाद हम 47 करोड़ से ज्यादा की लैंडिंग जो है वो 1 वर्ष के अंदर यहाँ पे कर रहे हैं। इस तरह से बहुत ही अभूतपूर्व जो उपलब्धि है वो इस संस्था ने की है। तो आप यहाँ पे आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये हमारी तरफ से सर आपके लिए हमारे बीच में हमारे विधायक भी मौजूद हैं तो इनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मीर साहब कहाँ है? मीर साहब आइए सर, आइए आइए प्लीज। ठीक है सर, ठीक है। रवि अरे कोई चक्कर नहीं, चलो महाराज आप मालिक हैं, असली मालिक तो मेरे ही हैं। बिल्कुल टोपी और लगाओ। ठीक है सर। चंद्रभूषण नाग जी।
हमारे कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे जिला के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे जिला परिषद के अध्यक्ष आए। नमस्ते जी, आप कौन है? नहीं तो ठीक है, बाद में कर लेना। हरीश जी वो फ्लाइट लगा के रखा। आपको 2 मिनट रुकना पड़ेगा, हम अपनी प्रेजेंटेशन दे देते हैं, आपको भी पता लग जाएगा बैंक का क्या क्या है। मंत्री जी है? अच्छा कर लो तो पहले कर लो, आप कर लो। एक हमारा ना हमने सर बिक्रमी संपत का कैलेंडर बनवाया है, इसको कर दो टेबल कैलेंडर, तो प्लीज। हाँ जी, तो मेयर साहब को इनको बुलाओ। आ जाओ करना पड़ेगा। आ जाओ अध्यक्ष जी। डीएम साहब कहाँ हैं? आ जाओ। एमडी साहब को बुलाओ। एमडी साहब विवेक जी आप आइए। और सर एक और आ जाओ। अनिता जी आप आओ, लो पकड़ो। अनिता जी अरे ये कोई नहीं खड़े हो। तो बड़ा ही खास दिया हो ना काम। थैंक यू जी। हाँ सर आज धर्मशाला पहुंचे हैं, बैंक का उद्घाटन भी किया है। हालांकि कोविड के चलते जो है वो काफी समय लटका रहा ये काम, किस तरह से दिख रहे हैं और सहकारिता के क्षेत्र में सरकार जो है वो किस तरह से काम कर रही है? मैं कांगड़ा कोऑपरेटिव प्राइमरी एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन श्री कमल नयन जी को और इनके साथी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य हैं, इनके मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर और सभी इनके साथी जो कर्मचारी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्हें अपना शेल्टर मिल गया। 1 करोड़ 20 लाख की लागत से इस भवन का निर्माण हुआ है। ये बैंक 1966 में जो है वो प्रारंभ हुआ, लेकिन पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जब कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना तो इसको जो 3 जिले हैं हमारे, ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा, उसके लैंड मॉर्गेज बैंक कहा जाता था इससे पहले, उसके रूप में जो है इसकी रजिस्ट्रेशन हुई
और इन ज़िलों में जो हमारे किसान हैं मुख्य रूप से ज़मीन मॉर्गेज करते थे और उनको जो है वो लोनिंग की जाती थी बैंक के द्वारा, ताकि वो अपनी ज़मीन की जो है वो प्रॉपर जो है वो डेवलपमेंट भी कर सकें और अपने उत्पाद को बढ़ाने के लिए मदद कर सकें, उससे जो है लाभ उठा सकें। बाद में इसका नाम बदल करके मॉर्गेज बैंक के स्थान पर जो है वो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक हो गया। और अब ये जो बैंक है ये इन 3 जिलों में काम करता है। पूरे प्रदेश में हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो काम करता है। ये कह सकते हैं ये प्राइमरी सोसाइटी है और वो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो हमारे यहाँ पर आए हैं, वो उस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वही यहाँ का भी काम नाम देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो इसका काम देखता है। हिमाचल प्रदेश सहकारिता की दृष्टि से जो है वो बहुत किसी समय जो है वो आगे हुआ करता था। वास्तव में हिमाचल प्रदेश ही नहीं, सारे देश भर में जो पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हुई है वो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के पंजावर में हुई। 1892 में जो है वो, उससे पहले से काम होता था वहां पर, लेकिन 1892 में जो है वो सोसाइटी रजिस्टर हुई। तो सारे देश भर में जो है सहकारिता के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का बहुत नाम जो है वो आगे रहा है। आज भी सारे देश भर में सहकारिता के क्षेत्र में जो है वो बहुत काम होते हैं। जितने शुगर मिल्स हैं अधिकांश जो हैं, चाहे महाराष्ट्र में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं या अन्य प्रांतों में हैं, वो सहकारिता के क्षेत्र में जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करती हैं। सहकारिता के क्षेत्र में जो है वो इफ्को, क्रिप्को जैसी जो है जो खाद्य उत्पाद करती हैं और खाद्य सारे देश भर में वितरण करती हैं, वो भी सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाली होती है। और कांगड़ा जिला जिसमें ऊना और हमीरपुर भी साथ जुड़ता है, यहाँ पर सहकारिता का बहुत ज़्यादा काम रहा है। आज भी क्रेडिट सोसाइटीज जो हैं प्राइमरी क्षेत्र में, वो कांगड़ा में एक सोसाइटी जो है वो 45 करोड़ से अधिक का जो है वो काम करती हैं, जो छोटे गांव स्तर की सोसाइटी हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश पूरे प्रदेश भर में जो है वो काम एक जैसा विस्तार नहीं किया है और धीरे धीरे जो है वो काम इसका जो है वो कम होता जा रहा है। क्रेडिट सोसाइटीज को छोड़ दें अगर, तो बाकी प्रदेश में जो सोसाइटीज हैं वो सिर्फ पीडीएस तक जो है कई जगह सीमित रह गई हैं या खाद का वितरण करने तक सीमित रह गई हैं। और जिस प्रदेश में जय बिहारी लाल खाची जैसे जो है इंटरनेशनल लेवल के कोऑपरेटर रहे हैं, उस प्रदेश में आज अधिकांश सोसाइटीज, पर्टिकुलरली जो ओरिजिनल हिमाचल है जिसको हम ओल्ड हिमाचल कहते हैं, उस क्षेत्र में जो है वो काम कम हो रहा है। इस क्षेत्र में हालांकि अब जो है वो बैंक्स बढ़ रहे हैं, पहले बैंक्स नहीं हुआ करते थे। राष्ट्रीयकरण के बाद जो है वो शेड्यूल्ड बैंक्स जो है आए हैं, अब तो प्राइवेट बैंक्स भी हैं और उनके ऊपर सरकार का भी प्रॉपर जो है वो कंट्रोल रहता है। इसलिए जो है वो कोई जनता के साथ जो है बहुत ज़्यादा बेईमानी नहीं कर सकते हैं। लेकिन पहले जो है वो साहूकारों से पैसा लेते थे गांव के लोग, और वो साहूकारा प्रथा के कारण जो है वो 100 रुपये अगर लेते थे तो उसमें पहले ही 20 रुपये अपने पास रख करके 80 रुपये जो है वो दिया जाता था। वो मनी लेंडर्स एक्ट भी जो है वो समाप्त हुआ। तो अब ये जो बैंक्स हैं हमारे, और उसमें पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाले, चाहे वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो या रूरल डेवलपमेंट बैंक हो या हमारा कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक भी हो, मैनेजरियल कारणों से जो है, मैनेजमेंट के कारण से उसमें कमी जो है ज़्यादा कम हो सकती है। लेकिन आम गरीब लोगों के लिए और ख़ास करके जो फार्मिंग सेक्टर में काम करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, उन कृषकों के लिए जो है वो बहुत बड़ी राहत प्रदान करने वाले जो है ये बैंक हैं। लेकिन आज जो है वो बैंकों का जाल बिछ गया है
और दूसरे जो है वो पूंजी अधिक होती है, कोऑपरेटिव सेक्टर में कम होती है पूंजी। इस कारण से जो है वो कंपटीशन ज़्यादा सख्त हो जाता है। इस कारण जो ये बैंक भी हैं ये डिपॉजिट्स भी लेना शुरू कर दिए हैं और जो बाकी सेक्टर्स हैं हमारे उसमें भी काम करते हैं। और इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में जो है सहकारिता का जो आंदोलन बैंकिंग सेक्टर में है वो काफ़ी अच्छी प्रकार से जो आगे बढ़ रहा है। और अब जो है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के बने हैं। हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव बहुत आगे रहता था, लेकिन केंद्र में कोऑपरेटिव का कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं था। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट को काम दे दिया जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव का, सहकारिता का नया मंत्रालय बनाया है और इसकी इम्पोर्टेंस, महत्व को इस बात से आप जो है वो जान सकते हैं कि सबसे वरिष्ठ जो हमारे मंत्री हैं, गृह मंत्रालय जो देखते हैं आदरणीय अमित शाह जी, उनको सहकारिता का भी विभाग जो है सौंपा गया है। वो गृह के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय को देखते हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। और उन्होंने आते ही अब हिंदुस्तान में कृषि के क्षेत्र में, गाँव में, फार्मिंग में जो है वो कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो। हमारी फसलें होती हैं, जैसे मैं सेब के क्षेत्र से आता हूँ, सेब की इकोनॉमी 3 महीने में होती है। बरसात के दिनों में होता है लेकिन फसल वो उसी समय आती है और 3 महीने के अंदर अंदर मार्केट में ले जाना पड़ता है। फिर वो सस्ता बिके या महंगा बिके, उसको होल्ड करने के लिए कोई जो है चारा नहीं होता है। थोड़ी बहुत कुछ प्राइवेट लोग जो हैं वो अपने सीए स्टोर खोलते हैं या कहीं पर गवर्नमेंट ने जो है कुछ कोल्ड स्टोर खोले हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपना माल रख सकते हैं। चाहे वो यहाँ पर भी जो उत्पाद होते हैं उनको भी इसी तरह की स्थिति है। अदरक है, अब तो लहसुन और ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर पैदा होनी शुरू हो गई हैं। यहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स होता है, तो उनको होल्ड करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो अब नए जो है वो अमित शाह जी ने सारे देश भर में 10,000 जो हैं वो FPOs, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पर FPO जो है वो 100 फार्मर्स को जो है वो इकट्ठा करके करेंगे, वो कोऑपरेटिव सेक्टर में दिया है। उसमें जो है वो कंपनी के रूप में भी कर सकते हैं, नाबार्ड को भी काम दिया है और साथ में जो है वो NCDC को भी काम दिया है। और हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने FPO के क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने अपना इनिशिएटिव लेकर के जो है वो अपने तौर पर भी FPO जो है वो बनाने शुरू किए हैं और उसकी रजिस्ट्रेशन की है, जिसके केंद्र सरकार के द्वारा जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाली संस्थाएं हैं, नेफेड इत्यादि, उनके द्वारा जो है उसमें मैनेजरियल फंडिंग वगैरह होगी, लोन की व्यवस्था होगी, ताकि आप अपने उत्पाद जब होते हैं उसको होल्ड करने के लिए छोटे छोटे जो हैं वो कोल्ड स्टोरेज जो हैं वो FPOs जो हैं वो लगा सकें, ताकि जब ज़रूरत पड़े तभी मार्केट में जो है वो माल जाए और मार्केट को जो है स्टेबल किया जा सके। तो इस दृष्टि से कोऑपरेटिव के क्षेत्र में जो है वो एक बहुत बड़ी क्रांति जो है वो आने वाली है और सारे देश भर में जो है वो इसका व्यापक स्तर पर जो है वो काम हो रहा है। और खास करके जो किसानों के लिए हमारी जो फार्मिंग सेक्टर है उसमें इसका एक बहुत बड़ा लाभ होगा, जो पहले भी इसमें काम करते रहे हैं खाद या दूसरी चीज़ों में। अब आप दूध की दृष्टि से भी देखेंगे कि मिल्क फैट जो है वो प्रदेश सरकार के द्वारा जो है एक कोऑपरेटिव सेक्टर में अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अपने स्तर पर जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, बिलासपुर की कामधेनु संस्था है, उसका काम आप यहाँ से शिमला जाते हैं तो आप नमोल में जो है वो उनका एक बहुत बड़ा जो उन्होंने अपना कम्प्लेक्स बनाया है उसमें आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो है वो हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में मल्टीनेशनल्स को compete करने वाला जो है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है अमूल है, वो भी कोऑपरेटिव संस्था है। छोटे छोटे जो है वो दूध जो गाय रखते थे उनसे जो है दूध इकट्ठा करके जो है वो उनकी मार्केटिंग और प्रोसेसिंग करने का काम अमूल ने शुरू किया और आज जो है दुनिया में बड़ी बड़ी जो हमारी MNCs हैं उनके साथ जो है compete करती है। तो इसलिए कोऑपरेटिव और इसमें
कम लागत से, कम पूंजी से जो है वो हम काम कर सकते हैं। हमारे किसान जो है वो मिलकर के जो है वो किसी भी काम को करने के बारे में अगर विचार करें तो कोऑपरेटिव सेक्टर में मिलकर के काम सकते हैं। और कोऑपरेटिव का जो मूल आधार है वो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का बाकायदा चुनाव होता है। हालांकि इसमें जो है वो काफ़ी अरसे से हिमाचल प्रदेश में, सारे देश भर में ही जो है वो प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो रही है। कई जगह सोसाइटीज़ के चुनाव कई कई सालों तक नहीं होते, और अगर सोसाइटी के चुनाव होते भी हैं तो मैनेजमेंट को कोई मालूम नहीं होता है। जो सेक्रेटरी होता है वहाँ पर वही उसको घुमाता है सब कुछ को। तो इसको बदलने की आवश्यकता है। हम सब जो है इस क्षेत्र में जो है वो अगर काम करेंगे तो हम नए सिरे से जो है वो हमने कहा है सारे प्रदेश में कि सेक्रेटरीज की या सेल्समैन की ट्रेनिंग के साथ साथ हमारी जो मैनेजिंग कमिटीज़ हैं उसमें जो चुन कर के आते हैं जिनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको भी इसकी जो है वो ट्रेनिंग्स जो दें। हमारा प्रागपुर में जो है, यहाँ गरली में भी इसका इंस्टीट्यूट है, एक कोऑपरेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और एक शिमला में, मशोबरा में भी है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरकार माननीय अमित शाह जी से निवेदन करेंगे कि कोऑपरेटिव सेक्टर में जो है कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की जो है वो उनसे हम मांग करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पहली सोसाइटी यहाँ रजिस्टर हुई थी तो कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में मिले। उसके लिए जो है वो हमारा निवेदन केंद्रीय सरकार से रहेगा। आज ये आपका बैंक है, मतलब बड़े बैंकों के मुकाबले पर हम कह सकते हैं कि छोटा बैंक है, लेकिन ये प्रगति कर रहा है। जैसा कमल नयन जी ने बताया, यहाँ पर इस बार की लैंडिंग जो है इनकी 47 करोड़ की रही है। कई बार जो है रिकवरीज में जो है वो प्रॉब्लम आती है। हमने अभी जो है वो सारे एमडीज की मीटिंग की थी, उसमें अलग अलग बैंकों की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग जो है उसके अच्छाइयाँ भी हैं और उसमें कमियाँ भी हैं। तो इन सबको दूर करते हुए बैंक जो है वो प्रगति करे और कोऑपरेटिव सेक्टर में आगे बढ़े। तो उसका जो है वो एक तो वो किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी बड़े जो है, हम कई बार कहते हैं पहले हम टाटा बिरला का कहा करते थे, अब अदानी अंबानी कहते हैं, तो उन लोगों की प्रॉपर्टी नहीं है। ये सबके जो है वो सामूहिक प्रयास से बने हुए बैंक हैं और हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। इसमें हम सब लोग जो है मिलकर के अगर काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो हम पर्टिकुलरली जो है वो बैंकिंग का जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। तो कोऑपरेटिव के बारे में मैं एक बार फिर से कमल नयन जी के और इनको साथियों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको भी इस भवन के उद्घाटन पर बहुत बहुत बधाई। सर, कोविड के दौरान कोऑपरेटिव बैंक्स का एनपीए इतना बड़ा है और किसानों को राहत प्रदान करने के लिए कोऑपरेटिव आपकी जो विभाग है वो क्या सहायता? देखिए, कोविड के दौरान जो है वो मुख्य रूप से जो है वो जो लोनिंग अगर कहीं किसी को आवश्यकता पड़ी है सोसाइटीज़ को, तो वो कोऑपरेटिव बैंक ने भी, और कांगड़ा का जो हमारा सेंट्रल बैंक है और जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक है, उन्होंने जो है वो सब स्थानों पर जो है वो मदद की है। बेसिकली हम जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लोनिंग करते हैं। इंडिविजुअल्स की लोनिंग जो है वो अभी उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर जो है बाकी बैंक करते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जिनको ज़रूरत पड़ी उनको हमने जो है वो लोनिंग की है, और उसमें जो है वो हमने जो सरकार ने बाकी स्थानों पर भी जो है वो कहीं इंटरेस्ट सबवेंशन वगैरह दी है, उसमें कोऑपरेटिव बैंक ने ही मुख्य रूप से जो है वो पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने ही इसमें जो है मेजर जो है भाग लिया है। इसमें से कोई घाटा वगैरह हुआ, एनपीए बढ़े? नहीं, ये कोविड के दिनों का नहीं है घाटे का सवाल। आप अगर कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के बारे में जो है जानकारी लेना चाहेंगे तो ये पुराने समय से यहाँ पर जो एक समस्या एनपीए की आई है वो लेटेस्ट नहीं है। आज की तारीख में जो है वो बैंक प्रॉफिट में है, लेकिन जो पुराने इसके एनपीएज हैं वो एक कंसर्न का विषय है, और उसको जो है स्टेट गवर्नमेंट भी और बैंक भी जो है वो उसको एड्रेस कर रहा है, और हम प्रयत्न कर रहे हैं। पीछे मैंने बैठक भी की थी कोऑपरेटिव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की, तो उसमें जो है वो हमने बहुत सारे उसमें उपाय खोजे भी हैं, सुझाए भी हैं, और उस पर जो है वो एक्शन हो रहा है। तो धीरे धीरे हम समझते हैं कि बैंक को हम रिवाइव करेंगे। सर, कितने किसान बेनिफिट हुए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से और कितने होने वाले हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश में लगभग 4600 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, और इसमें गांव में जो है वो हर एक
जो ग्रामवासी है वो अधिकांश कोऑपरेटिव से जुड़ा होता है, क्योंकि पीडीएस का जो सामान है वो उस सोसाइटी के द्वारा जाता था। अब तो कुछ प्राइवेट डिपो होल्डर्स भी आ गए हैं, लेकिन अधिकांश गांवों में जो है वो अभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ही डिपो चलते हैं। तो इसलिए सभी किसान जो हैं वो कोऑपरेटिव, हमारी 17 लाख की मेंबरशिप है टोटल पूरे प्रदेश में। 4000 सोसाइटीज़ की 17 लाख की बैंक है। जो फिर ऊपर के बैंक जैसे ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो अपेक्स बैंक होता है, उसमें सोसाइटीज मेंबर होती हैं, उसमें इंडिविजुअल मेंबर नहीं होता है। कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, इसमें भी सोसाइटीज मेंबर हैं, तो शेयर होल्डर्स हो जाती हैं। पहले इसमें इंडिविजुअल्स भी मेंबर होते थे, लेकिन धीरे धीरे इंडिविजुअल जो है वो समाप्त हो रहा है। वो कंसेप्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपेक्स में होगी, सेकेंडरी में होगी, प्राइमरी में सीधा मेंबर बनता है। ठीक है, लंच करके जाएं सब लोग।